नमस्कार, स्वागत है आप सबका चैतन्य कंपटीशन क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने यूपी स्पेशल से संबंधित क्लास को डिस्कस किया था, जिसमें हमने यूपी के नामकरण का इतिहास और यूपी की राजधानियों के बारे में डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम यूपी में कौन सी भाषा अपनाई गई, कब अपनाई गई और राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, और राजकीय पुष्प, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष आदि चीजों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, उनके वैज्ञानिक नामों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यूपी का जो गठन है वो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। ठीक, और इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ठीक, इसका पुनर्गठन अगर पूछे तो 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन किया गया था। ठीक, ये बातें हमने डिस्कस कर ली थी। तो चलिए देखते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में राजकीय भाषा के तौर पर किसे अपनाया गया था। तो अक्टूबर 1945 का ईयर था और इसी में हिंदी को, देवनागरी लिपि में जो हिंदी होगी उसको उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा के तौर पर अपनाया गया था। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में जो होगी उसको उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा के तौर पर अपनाया गया था। ठीक, बात करते हैं कि प्रदेश के कार्यालयों में, सभी सरकारी कार्यालयों में या सभी कार्यालयों में सरकारी कामकाज कौन सी भाषा में स्वीकृत होगा, कौन सी भाषा में पत्राचार स्वीकृत होगा, वो भाषा कौन सी थी, इसको ऑफिशियल रूप से कब घोषणा किया गया कि ये मैंडेटरी बना दिया गया कि अब इसी भाषा में पत्राचार या जितने भी सरकारी कामकाज हैं वो इसी भाषा में होंगे। तो इसकी घोषणा जो है वो 26 जनवरी 1968 में कर दी गई। 26 जनवरी 1968 में ये मैंडेटरी कर दिया गया, अनिवार्य बना दिया गया कि हिंदी ही प्रदेश के कार्यालयों में पत्राचार की भाषा या सरकारी कामकाज की भाषा होगी। ठीक, पत्राचार की भाषा या सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी को बनाया गया और इसको अनिवार्य रूप से 26 जनवरी 1968 से लागू कर दिया गया प्रदेश के सभी कार्यालयों में। राजकीय भाषा को ध्यान रखिएगा, राजकीय भाषा अक्टूबर 1943 में ही बना दिया गया है इसको, लेकिन सभी कार्यालयों में मैंडेटरी रूप से जो किया गया है वो 26 जनवरी 1968 से किया गया है। तो ये था राजकीय भाषा, और इसको प्रथम राजकीय भाषा भी कहते हैं। ठीक, प्रथम बार ये घोषित किया गया था तो इसको प्रथम राजकीय भाषा भी कहा जाता है। अभी दूसरी राजकीय भाषा भी आएगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक, तो हिंदी जो है वो प्रथम राजकीय भाषा के तौर पर जानी गई यूपी के, और यूपी के प्रदेश के कार्यालयों में 26 जनवरी 1968 से इसको मैंडेटरी कर दिया गया, मतलब कि प्रदेश के सभी कामकाज अब हिंदी भाषा में ही स्वीकृत किए जाएंगे। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं कि द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी बनी। तो ये द्वितीय राजकीय भाषा जो है आपकी उर्दू को बनाया गया। किसे बनाया गया? उर्दू को बनाया गया। कब? 1989 में। 1989 ईस्वी में उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा बनाया गया। प्रदेश का द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू को 1989 में या 1989 में बनाया गया। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदी के अतिरिक्त भी उर्दू में भी आप प्रदेश के कार्यालयों में पत्राचार कर सकते हैं, वो भी स्वीकृत किया जाएगा, उसको कोई एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता है। ठीक, तो ये तो होगी बात भाषा के ऊपर। चलिए अब बात कर लेते हैं कि राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय पशु क्या है, राजकीय खेल क्या है, ठीक, राजकीय चिन्ह क्या है, और इनके वैज्ञानिक नामों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले राजकीय पक्षी के बारे में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो
सारस या क्रॉन्च है, सारस या क्रॉन्च है, सारस या क्रॉन्च। ये लंबी गर्दन वाले पक्षी होते हैं और सबसे ऊंचा उड़ने वाले पक्षी होते हैं, विश्व में सबसे ऊंचा उड़ने वाले पक्षी होते हैं। ठीक, अगर बात करें इनके वैज्ञानिक नाम की, तो सारस का वैज्ञानिक नाम जो है ग्रूज एंटीगोन होता है। क्या होता है इसका? इसका वैज्ञानिक नाम अगर बात किया जाए, पूछ लिए अगर आपसे एग्जाम में कि सारस का या उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है ग्रूज एंटीगोन। ग्रूज एंटीगोन सारस का या क्रॉन्च का वैज्ञानिक नाम होता है। सारस के बारे में एक बात करें तो ये क्या है, वन्यजीव अधिनियम जो है 1972 का, वन्यजीव अधिनियम 1972, इसके अनुसूची जो शेड्यूल्ड क्या है, इसकी अनुसूची 4 के तहत ये क्या है, संरक्षित है। सारस क्या है, एक संरक्षित पंछी है। ठीक, इसकी अनुसूची 4 के तहत संरक्षित है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है कि सारस को किस अनुसूची के तहत, वन्यजीव अधिनियम 1972 के किस अनुसूची के तहत संरक्षण प्राप्त है? तो अनुसूची 4 या शेड्यूल 4, इसी को शेड्यूल भी बोलते हैं। तो शेड्यूल 4 के तहत इसको संरक्षण प्राप्त है सारस पक्षी को। ठीक, सारस या क्रॉन्च को वन्यजीव अधिनियम वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के शेड्यूल 4 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। ठीक, ये हो गया आपका सारस के बारे में। इसका वैज्ञानिक नाम ग्रूज एंटीगोन होता है। ठीक है, ग्रूज एंटीगोन है, विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजकीय वृक्ष अशोक के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वो क्या है, अशोक है। राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक है। ठीक, इसे सीता अशोक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत ही पौराणिक वृक्ष है और इसे सीता अशोक के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इसे बहुत ही ज्यादा पूजनीय वृक्ष माना जाता है। ठीक, तो राजकीय वृक्ष अशोक है और इसे सीता अशोक के नाम से भी जाना जाता है। अशोक का जो वैज्ञानिक नाम है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है शरका अशोका है। क्या है, शरका अशोका है। ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, शरका अशोका है। इन चीजों को आप नोट डाउन भी करते चलिएगा क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं और फैक्ट दिमाग से उतर भी सकते हैं, तो इसलिए इसको रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है, इसमें आपका राजकीय वृक्ष पूछ सकता है और इसका आपका साइंटिफिक नाम पूछ सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजकीय पुष्प के बारे में। तो राजकीय पुष्प जो है क्या है, राजकीय पुष्प पलाश या टेसू है। पलाश या टेसू है। ठीक है, राजकीय पुष्प क्या है आपका, पलाश या टेसू है। इसे फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है या इसे पैरेट ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसे फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। पैरेट ट्री के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। पैरेट ट्री, पैरेट ट्री भी इसे कहा जाता है। किसे,
राजकीय पुष्प पलाश को या टेसू को, पलाश, टेसू, ठीक। आयुर्वेद में इसका यूज किया जाता है और ये नारंगी लाल रंग का होता है, नारंगी लाल रंग का होता है, इसका जो कलर होता है पुष्प का नारंगी लाल कलर होता है। और ये आयुर्वेद में काफी अच्छा इसका महत्व है, आयुर्वेदिक पौधा है समझ लीजिए, आयुर्वेद में महत्व है इसका, ठीक। इसका जो साइंटिफिक नेम है या वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। किसका? पलाश या टेसू का, ठीक। पलाश या टेसू जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, ठीक। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। आयुर्वेद के रूप में इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है, ठीक है। इसे फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के तौर पर भी जाना जाता है, पैरेट ट्री के नाम से भी इसे ही जाना जाता है, ठीक। तो ये सारी बातें राजकीय पुष्प के बारे में है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसी का यूज जो है होली के रंग बनाने में भी किया जाता है, होली का जो रंग बनता है उसमें भी किया जाता है, होली का रंग बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, पलाश या टेसू का। चलिए बात कर लेते हैं राजकीय पशु के बारे में। राजकीय पशु के बारे में बात करें तो राजकीय पशु जो है आपका क्या है? बारहसिंघा है। राजकीय पशु क्या है आपका? बारहसिंघा है। इसे स्विफ्ट डियर भी कहा जाता है, इसे स्वैम्प डियर भी कहा जाता है, ठीक। इसे क्या कहा जाता है? स्वैम्प डियर भी कहा जाता है, या दलदली हिरण भी कहा जाता है। स्वैम्प डियर या दलदली हिरण के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। किसे? राजकीय पशु बारहसिंघा को। राजकीय पशु बारहसिंघा को स्वैम्प डियर या दलदली हिरण के तौर पर भी जाना जाता है। ये तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र और दलदल में पाया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो तराई रीजन है और दलदली क्षेत्र है वहां पर ये पाया जाता है। दुधवा नेशनल पार्क इसका क्या है? घर है। दुधवा नेशनल पार्क क्या है? इसका घर है, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क इसका क्या है? घर है, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क में पाया जाता है और तराई क्षेत्र और दलदली हिस्सों में सभी ज्यादातर जगहों पर पाया जाता है, लेकिन मेनली इसका जगह क्या है? दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है। बारहसिंघा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो सींग होती है 12 नोकों वाली सींग होती है, 12 नोक वाली सींग होती है। इसकी सींग जो है 12 नोकों वाली होती है, इसीलिए इसे बारहसिंघा के तौर पर जाना जाता है। चलिए, तो ये हो गया राजकीय पशु। अब देख लेते हैं राजकीय मीन के बारे में। राजकीय मीन जो है ये चिताला,
राजकीय मीन जो है क्या है, चिताला है उत्तर प्रदेश का। और इसका जो साइंटिफिक नेम अगर पूछा जाए तो साइंटिफिक नेम इसका चिताला चिताला ही है, चिताला चिताला। ये राजकीय मीन का क्या है, साइंटिफिक नेम है, चिताला चिताला। अगर राजकीय राजकीय खेल की बात की जाए तो राजकीय खेल क्या है इसका, हॉकी है। ठीक, राजकीय खेल जो है क्या है, हॉकी है उत्तर प्रदेश का। ठीक है। अगर राजकीय चिन्ह की बात की जाए तो राजकीय चिन्ह क्या है, एक वृत्त में क्या है, इधर मछलियां बनी हुई हैं, इधर आपका क्या है, तीर धनुष बना हुआ है। ठीक, ये मछली है, एक वृत्त में दो मछलियां हैं, ये तीर धनुष है, ये श्री राम के तीर धनुष का मतलब अस्त्र का क्या है, प्रतीक है। मछलियां जो है, ये इधर मछलियां हैं, और ये जो है ये नदियां हैं, ये क्या है, नदियां हैं, प्रदेश की नदियों का ये संगम दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। एक वृत्त में दो मछली है, एक तीर धनुष है, और नदियों का संगम दिखाया गया है। ये कब स्वीकृत किया गया था, तो 1938 में स्वीकृत किया गया था राजकीय चिन्ह, 1938 में इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक, कि राजकीय चिन्ह ये होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं राजकीय जलीय जीव के बारे में। अच्छा बताइए कि देश का जलीय जीव कौन सा है, देश का जलीय जीव कौन सा है, देश का जो जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। देश का जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन है, और यही आपके प्रदेश का भी जलीय जीव है। ठीक, तो प्रदेश का जलीय जीव भी क्या है आपका, डॉल्फिन है। तो उत्तर प्रदेश का जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। देश में से 2009 में मान्यता प्राप्त की गई, देश में से 2009 से मान्यता मिली हुई है। देश में 2009 से गंगा डॉल्फिन को क्या बनाया गया है, जलीय जीव घोषित किया गया है। प्रदेश में कब घोषित किया गया है, अक्टूबर 2023 से। प्रदेश में से कब घोषित किया गया है, अक्टूबर 2023 से जलीय जीव घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है, जलीय जीव घोषित किया गया है, किसका, उत्तर प्रदेश का। देश का जलीय जीव कब से है, 2009 से है। ठीक, देश का जलीय जीव कब से है, 2009 में घोषित किया गया है, और प्रदेश का जलीय जीव अक्टूबर 2023 में से घोषित किया गया है। अगर इसके हम वैज्ञानिक नाम की बात करें, वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, प्लेटिस्टिका गंगेटिका। क्या है, प्लेटिस्टिका गंगेटिका। प्लेटिस्टिका गंगेटिका इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। प्लेटिस्टिका गंगेटिका इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है गंगा डॉल्फिन का। ठीक, इसे स्थानीय भाषा में सुसु सुसु या सुसु भी कहा जाता है, सुनसु इस नाम से जाना जाता है। किसे, डॉल्फिन को, गंगा डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में सुसु या सुनसु के नाम से भी जाना जाता है।
डॉल्फिन जिस नदी में ज्यादा पाई जाएगी उसका इकोसिस्टम जो है वो ज्यादा मजबूत माना जाता है। तो इस एक तरह से ये इकोसिस्टम का क्या है, इंडिकेटर है। इकोसिस्टम इंडिकेटर का काम करता है कौन, गंगा डॉल्फिन इकोसिस्टम इंडिकेटर का भी काम करता है। ठीक है, जिस नदी का इकोसिस्टम ज्यादा अच्छा होगा वहां पे डॉल्फिन ज्यादा पाई जाएंगी। ठीक, उत्तर प्रदेश का जो गंगा यमुना का जो है बेल्ट उसमें ज्यादा पाई जाती है। ठीक, गंगा यमुना घाघरा ये सब क्या है, गंगा डॉल्फिन का क्या है, घर है। ठीक, गंगा यमुना घाघरा राप्ती इन सभी में क्या पाई जाती है, गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक, तो चलिए ये कुछ बातें थी उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष, राजकीय पुष्प, राजकीय जलीय जीव, राजकीय चिन्ह के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।